फर्स्ट क्वेश्चन, एलेप्पे पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ, किस कोस्ट पे सिचुएटेड है? तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका केरला। ये जो पोर्ट ऑफ एलेप्पे है इज वन ऑफ द डीप सी पोर्ट, इसको कंसीडर किया जाता है डीप सी पोर्ट ऑफ इंडिया, लोकेटेड है एलेप्पे में, और इसका जो सेकंड नेम है दैट इज दी अलापुजा भी इसको कहते हैं, और इसको एक और नेम से भी जानते हैं दैट इज दी वेनिस ऑफ द ईस्ट। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज दी बी, केरला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैव बीन फाउंडेड, किस हरप्पन साइट में मिले हैं? तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज द कुनाल। ओके, तो अगर हम देखें एक्सकेवेशन जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहले हो चुकी थी, वो एक रीजन था दैट इज द भिड़दाना, जो कि डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद का, वहां पे रिवील हुए थे एंटिक्विटी ऑफ द सिविलाइजेशंस, जो कि अगर हम डेट करें तो 4500 बीसी ई के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ जो कुनाल है वहां पे जो अनदर साइट है हरप्पन साइट इन द सेम डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे हमको ईल्डेड पिट ड्वेलिंग के सेटलमेंट्स देखने को मिले हैं। साथ ही साथ जो पॉटरी है वो रिजेंबल करती है बलूचिस्तान रीजन से, बीट मैन्युफैक्चरिंग के भी एविडेंस मिले हैं या फिर सेंटर्स हमको मिले हैं, और साथ ही साथ 2 क्राउन्स ऑफ हरप्पन पीरियड्स एंड मेनी मोर डिस्कवरीज भी हुई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, कुनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रोस्टॉक, तो यहां पे आपको बताना है। तो जो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर इसमें हमको देखने को मिलता है कि स्टेज ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट जो है इट वॉज नॉट एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज डिस्क्राइब बाय द रोस्टॉक। तो सबसे पहले सारी स्टेजेस देख लेते हैं वन बाय वन इसको। तो जो रोस्टॉक के 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हैं, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट है दैट इज द ट्रेडिशनल सोसाइटी। ये ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि ये इनिशियल स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी की, जो कि एक सिग्निफाई करती है प्रिमिटिव सोसाइटी। अभी प्रिमिटिव सोसाइटी को इन्होंने इंडिकेट किया है कि इसके पास कोई भी एक्सेस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो नो एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी एक्सेस नहीं है। ओके, और ये जो रोस्टॉव है इन्होंने डिफाइन किया ट्रेडिशनल सोसाइटी कि एक वो सोसाइटी जहां पे जो स्ट्रक्चर है इज डेवलप्ड विद इन द लिमिटेड प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि बेस्ड है ऑन प्री न्यूटोनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्री न्यूटोनियन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द फिजिकल वर्ल्ड। ओके, साथ ही साथ इस टाइप की जो सोसाइटी है वो काफी लिमिटेड करती है। इट इज बिकॉज वहां पे अगर हम देखें तो एब्सेंस है ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट स्टेज जो है उसका नाम है प्रिपरेटोरी स्टेज। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में अगर हम देखें तो ये स्टेज कवर करता है लॉन्ग पीरियड ऑफ ए सेंचुरी, ठीक है ना, और इवन उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसमें जो प्री कंडीशन होगी फॉर टेक ऑफ के लिए वो स्टैब्लिश होगी, जो कि एक नेक्स्ट कंडीशन है या फिर नेक्स्ट स्टेज है रोस्टॉव की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब अगर हम इनमें देखें तो ये जो कंडीशंस हैं काफी मेनली कंप्राइज करेंगी, जो कि एक फंडामेंटल चेंज लेके आएंगे, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक फील्ड हो। ओके, सबसे चेंज आएगा सोसाइटी में, और सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज होगा टुवर्ड्स साइंस, रिस्क टेकिंग में और प्रॉफिट अर्निंग में। एडेप्टेबिलिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू द लेबर फोर्स, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होगी, और डेवलपमेंट होगा सेंट्रलाइज्ड टैक्स सिस्टम्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। और हम बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं हमको सर्टन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, पावर जनरेशन हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया। ओके, और साथ ही साथ अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया डिड सम ऑफ दिस थिंग्स, जो कि इन्होंने किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ओके, जिसका टाइम पीरियड था 1951 से 56। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, बिकॉज जो पीपल हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में यूजिंग मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अ न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स भी एमर्ज हो रहा है, इफेक्टिव सेंट्रलाइज नेशन स्टेट हो रहा है, और एक ये प्री कंडीशन है फॉर टेक ऑफ के लिए। ओके, नेक्स्ट जो स्टेज आती है थर्ड स्टेज, दैट इज द टेक ऑफ स्टेज। अब इन टेक ऑफ स्टेज में अगर हम बात करें तो ये काफी क्रूशियल स्टेज है, जो कि कवर करती है एक रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड्स, जिसमें 2 to 3 डेकेड्स होगा। इससे पहले वाला में जो प्रिपरेटोरी स्टेज है इसमें काफी एक सेंचुरी या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक ब्रीफ पीरियड कवर होगा। अब एज पर रोस्टॉव है क्या ये टेक ऑफ पीरियड, तो ये जो इंटरवल है ड्यूरिंग विच जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो इंक्रीज होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट रेट है इस पीरियड में टेक ऑफ में
वो इंक्रीज होगा और इन सच अ वे दैट की जो रियल आउटपुट पर कैपिटा है वो राइज होगी और ये जो इनिशियल इंक्रीज है कैरीज विद इट्स रेडिकल चेंज जो कि आएगा इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और साथ ही साथ डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फ्लोज में आएगा जो कि परपेचुएट करेगा न्यू स्केल ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट और परपेचुएट करेगा देयर बाय जो रिस्किंग ट्रेंड है इन दी पर कैपिटा आउटपुट में। ओके तो अगर हम बात करें टेक ऑफ स्टेज की तो ये जो डिजायर है टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ ताकि रेस कर पाए हम लिविंग स्टैंडर्ड वो डोमिनेट्स करेगा सोसाइटी में। ओके अब ये जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं ये किस में आएंगे, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आएंगे और इंडस्ट्री सेक्टर में भी आएंगे और साथ ही साथ जो प्रोडक्टिव लेवल है वो भी शार्पली इंक्रीज होगा प्रोडक्टिविटी लेवल। ओके नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज द ड्राइव टू मैच्योरिटी या फिर अगर हम कहें पीरियड ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भी इसको हम कह सकते हैं। अब ये जो स्टेज है इकोनॉमिक ग्रोथ का ये तब होता है जब जो इकोनॉमी है मैच्योर हो जाती है और ये काफी कैपेबल हो जाती है कि वो जनरेट कर सके सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। ओके कि एक बार ग्रोथ हो गई तो उसके बाद सेल्फ सस्टेन कर सके ग्रोथ। यहां पे अगर हम देखें रेट ऑफ सेविंग एंड जो इन्वेस्टमेंट है आर ऑफ सच अ मैग्नीट्यूड ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। ओवरऑल कैपिटल पर हेड इंक्रीज होगा जैसे जैसे इकोनॉमिक मैच्योर होती जाएगी और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का चेंज होता जाएगा इंक्रीजिंगली। फिफ्थ स्टेज जो लास्ट स्टेज है दैट इज द स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन, स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन। यहां पे स्टेज अगर हम देखें ये जो स्टेज है डेवलपमेंट की यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम होगा कंट्री का वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा टू सच अ हाई लेवल की जो कंजम्पशन बास्केट है ऑफ द पीपल वो भी इंक्रीज हो जाएगी और जो बेसिक चीजें सच एज बियॉन्ड फूड हो जाएगा, क्लोथिंग और जो शेल्टर टू द आर्टिकल्स ऑफ कंफर्ट और लग्जरीज ऑन अ मास स्केल। ओके तो ये सारी 5 स्टेजेस हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेज ऑफ द हाई इन्वेस्टमेंट जो है इज द रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। फोर्थ हु सेड पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, तो ये आपको बताना है। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी। इनका पूरा नाम है जेम्स विलफोर्ड गार्डनर जो कि एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो बिगिन होती है और साथ ही साथ एंड होती है विद द स्टेट्स, बट ये भी कहा था इन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस है डज नॉट कन्फाइन इट्स एरिया टू द पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेट्स ओनली। ओके अब यहां से हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इन मॉडर्न पीरियड ये जो संभारता है ये स्टैंड करता है किसके लिए, तो इसके लिए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। यहां पे अगर हम बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की, ओके तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे अगर हम बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कंडक्ट करता था थ्रू अ नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक है, या फिर ऑफिसर्स होते थे लार्जली जो रिलेट करते थे या फिर कंट्रोल करते थे रेवेन्यू और ईच अंडर होता था एक पर्टिकुलर ऑफिसर। सबसे पहले इसमें आ जाता है जो ऑफिसर दैट इज द सानी दत्ता। तो सानी दत्ता की बात करें यहां पे ये ट्रेजरर होता है और ये जो ट्रेजरर है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टोरेज ऑफ रॉयल ट्रेजर, साथ ही साथ ऑफ स्टेट इनकम जो कि होगी कैश और काइंड में। नेक्स्ट ऑफिशियल है दैट इज द समाहर्ता। अभी जो समाहर्ता है ये इंचार्ज होगा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द किंगडम और साथ ही साथ ये लुक्ड आफ्टर करेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ अक्षा पतला धक्षा, इनके वर्क को सुपरवाइज करेगा। अब इसको अगर मैं नॉर्मल नेम्स में कहूं तो ये हो जाएगा अकाउंटेंट जनरल, इनके वर्क को सुपरवाइज करेगा। अब यहां पे अगर हम रेवेन्यू के सोर्सेस की बात करें जो कि अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं वो है दैट ऑफ द सिटीज से आएंगे, लैंड से आएंगे, माइंस से आएंगे, फॉरेस्ट आएंगे, रोड आएगा, टोल्स आएगा, फाइन्स लाइसेंसेस आएगा, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स उससे आएगा, मर्केंटाइज से आएगा और वेरियस काइंड्स एंड पीशियस स्टोर से भी आएगा। साथ ही साथ जो कौटिल्य है उन्होंने रिफर करी है सम अदर काइंड्स ऑफ इनकम एज वेल, और वो होती है जो इनकम उन्होंने मेंशन करी है दैट इज दी सेना भक्तम। अब ये जो इनकम है ये तरीके से एक प्यूनिटिव टैक्स है जो कि इंपोज करेगा बाय द आर्मी उस रीजन में थ्रू विच जहां पे वो पास्ट होगी। दूसरा जो है पिंडारिका और पिंडाकरा कुछ भी कह सकते हैं आप, ये जो है एक फिक्स्ड कमिटेड टैक्स है जो कि कंट्रीब्यूटेड बाय द विलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। ओके तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे जो इनका दैट इज हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की बात करें तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है सानिधरता और समाहर्ता, तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंडियन विजिट ऑफ वेइंग तिसान। ओके तो वेइंग तिसान का
मेन पर्पस क्या था इंडिया में आने का? तो सबसे पहले अगर हम बात करें टू विजिट द प्लेसेस कनेक्टेड टू द बुद्धा, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो ह्युन त्सांग इनका टाइम पीरियड की अगर बात करें 602 कॉमन एरा से लेकर 664 कॉमन एरा तक ये रहे थे, ठीक है ना, इनका टाइम पीरियड है। ह्युन त्सांग या फिर इनको ज़्युनज़ैंग भी कहते हैं, इनका अनदर नेम है। ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो ट्रैवल किया था इन्होंने ओवरलैंड फ्रॉम चाइना टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन टू ऑब्टेन द बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। ओके, साथ साथ अगर बात करें ह्युन त्सांग जो थे जब वो रिटर्न करे थे उन्होंने चाइना, तो ओवर 600 महायाना और याना टेक्स्ट, साथ ही साथ 7 स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा एंड मोर देन 100 बुद्धिस्ट रेलिक्स उन्होंने ब्रॉट किए थे विद हिम, और साथ ही साथ सम 657 संस्कृत टेक्स्ट भी थे और 3 कॉपीज थी वेरियस महाप्रज्ञा प्रामृता सूत्रा की उनके पास। तो मेन जो आंसर होगा और करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, टू विजिट द प्लेसेस कनेक्टेड टू द बुद्धा। फोर्थ, द ग्रेट स्तूपा एट अमरावती वॉज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ, किस पे ओरिजिनली पूछा है, तो मेक श्योर कि आपको ये छोटी छोटी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो पूछी गई है, जो क्वेश्चन में हो सकता है कि एरर्स कर दें या फिर आप गलत कर दो इस क्वेश्चन को, तो प्लीज इस पे ध्यान से आप क्वेश्चन करिएगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम बात करें यहाँ पे अमरावती स्तूपा की, तो वो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द अशोका, ए आंसर। ओके, तो बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऑफ अमरावती अगर हम देखें तो अमरावती जो था एक सीट ऑफ बुद्धिज्म था प्रायर टू द राइज ऑफ सातवाहना से पहले, और यहाँ पे जो स्तूपा और जो मोनेस्ट्री हैं इसको बिल्ड किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अशोका, ओके, जो कि थे अंडर मौर्य एम्पायर। अमरावती स्तूपा की अगर हम बात करें तो अमरावती स्तूपा जो है वो लार्जेस्ट है, इज फॉर द लार्जेस्ट इन द आंध्रा रीजन, और इसको हम रिफर करते हैं टू इट इन एंशिएंट डिस्क्रिप्शन एज अ महाचैत्य, महाचैत्य। ओके, इसके जो र्यून है दैट इज इट इज अ र्यून बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, प्रोबेबली जो बिल्ट है इसको अगर हम टाइम पीरियड में करें तो इट वाज फेजेस बिटवीन द 3rd सेंचुरी बीसी एंड अबाउट 250 कॉमन एरा। अमरावती लोकेटेड कहां है, दैट इज द आंध्र प्रदेश। यहां पे अगर हम स्तूपा जो है अमरावती पे उसको अगर इनिशियली इनकेस्ड इन ब्रिक्स और लेटर उसको कवर किया गया था फिर लाइमस्टोन स्लैब से, ओके, और साथ ही साथ जो रेलिंग्स है यहाँ पे जो गेटवेज हैं इसको बिल्ड किया गया था अराउंड द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आज इन द केस ऑफ जैसे सांची में देखते हैं हम लोग। साथ ही साथ यहाँ पे जो डोम्स हैं, रेलिंग है, जो गेटवेज हैं अमरावती स्तूपा की, पर प्रोफ्यूजली ऑर्नामेंटेड और ब्यूटीफुल रिलीफ कार्विंग्स हमको देखने को वहां पे मिलती है, ब्यूटीफुल रिलीफ कार्विंग्स इस पे हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है दैट इज इन दिल्ली सल्तनत बरीद ए मामलिक वॉज द ऑफिसर ऑफ, ये आपको बताना है जो बरीद ए मामलिक है ये कौन से ऑफिशियल थे। तो बरीद जो है ये जो वर्ड रिलेटेड है दैट इज हेड ऑफ इंटेलिजेंस, स्पाइस से रिलेटेड है, या फिर इनको स्पाइस या फिर न्यूज रिपोर्टर्स भी कहते थे। तो ये जो बरीद ए मामलिक है ये हेड होता था इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, इज हेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ओके, ओनली अ नोबल मैन जो कि इंजॉय करता था फुल कॉन्फिडेंस ऑफ सुल्तान, उनको अपॉइंट किया जाता था एज अ चीफ बरीद। और ये जो बरीद मामलिक है उसमें क्या क्या उसकी फंक्शंस होते थे, फर्स्ट टू कीप इंफॉर्मेशंस ऑफ ऑल दैट वाज हैपनिंग इन द सल्तनत, जो भी सल्तनत में होता है सब चीजें उसको पता होनी चाहिए। एट ए लोकल लेवल भी बरीद होते थे बेसिकली हु यूज्ड टू सेंड रेगुलर न्यूज जो कि कंसर्न करते थे मैटर ऑफ द स्टेट टू द सेंट्रल ऑफिस, ताकि कुछ भी जो भी हैपनिंग हो रहा है सल्तनत में वो पता चल जाए लोकल लेवल पे भी। अपार्ट फ्रॉम बेरीद अनदर सेट ऑफ रिपोर्टर्स भी होते थे जो कि एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे, और उनको हम कहते हैं दैट इज द मुनियान। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंगली जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी। नाउ सिक्स क्वेश्चंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स हु हैड कॉन्कर्ड द एंटायर सिलोन और सिंघाई, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो राज राजा फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो राज राजा फर्स्ट जो थे उनको कंसीडर किया जाता है मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। ये किंग बने थे इन द ईयर 985 एडी में। राज राजा ने इन्वेट किया था सेलोन दैट इज अ श्रीलंका, वो किया था इन्होंने 993 एडी में। और यहां पे हमको एक थिरुवलंगडू जो कि एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है,
कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, वो मेंशन करता है कि ये जो राजास की जो आर्मी थी उन्होंने क्रॉस किया था दी ओशियन बाय शिप्स और डिस्ट्रॉय किया था अनुराधापुरा को, जो कि 14 ईयर ओल्ड कैपिटल थी सिन्हालास की या फिर श्रीलंकन की। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स बिलो। तो सबसे पहले इसको हम आंसर बाद में करेंगे, सबसे पहले वन बाय वन हम देख लेते हैं कि सबसे पहले बात करें तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की। तो साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है इसको साइमन कमीशन भी कहते हैं। ये था कि इसमें अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स थे जो कि पार्लियामेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, उनको लेटर ये भी कहा गया था कि वो फर्स्ट विस्कॉन सिमन भी थे, फर्स्ट विस्कॉन साइमन। ये जो कमीशन थी ये अराइव करा था ब्रिटिश इंडिया में इन द ईयर 1928 में इसने, ताकि वो स्टडी कर पाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन द ब्रिटेन्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन दैट इज इंडिया। नेक्स्ट आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये हुआ था नवंबर 1930 से लेकर जन 1931 तक। कहां पे हुआ था? ये लंदन में हुआ था। और यहां पे इंक्रीजिंग डिमांड आ रही थी कि वो ग्रांट किया जाए डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया अमंग सर्टेन सेक्शंस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटी। इन इंडिया जो फ्रीडम मूवमेंट था वो अपनी फुल स्विंग में था विद इट्स डिमांड्स फॉर द स्वराज या फिर सेल्फ रूल अगर हम कह सकें। और उसको स्पीयर हीडेड कौन कर रहे थे या फिर इसको हेड कौन कर रहे थे? बाय द कैरिस्मेटिक लीडर दैट इज द गांधी जी। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो ये जो क्रिप्स मिशन था इट वाज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया। अब ये कब आया था? दैट इज द मार्च 1942 में आया था टू ऑब्टेन इंडियाज कोऑपरेशन फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ऑब्टेन इंडियाज कोऑपरेशन फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स के लिए। और उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसको जो हेड किया था उनका नाम था सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए लेबर मिनिस्टर थे इन विंस्टन चर्चिल्स कोलिशन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन में। लास्ट सीआर फॉर्मूला, इसको हम सी राजाजी फॉर्मूला भी कहते हैं। तो एक तरीके का डेडलॉक हो गया था टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में, दैट इज द मुस्लिम लीग में और इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो सी राजगोपालाचारी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे जो काफी ज्यादा क्लोज थे महात्मा गांधी जी के। उन्होंने प्रपोज किए थे सेट ऑफ प्लान्स जिनको कहा गया था सीआर फॉर्मूला या फिर राजाजी फॉर्मूला। और एक तरीके से ये फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट था बाय अ कांग्रेसमैन अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ द पार्टीशंस ऑफ द कंट्री। और साथ ही साथ ये एक टैक्टिक एक्सेप्टेंस था ऑफ पाकिस्तान का। ओके, तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो साइमन कमीशन जो है वो अर्लियर है, फर्स्ट आ जाएगा, सेकेंड, 3, 4। ओके, तो जो बी है इज द करेक्ट आंसर। 8, मेगास्थनीज हैड मेंशन एन ऑफिसर अस्तन्योमोई हु वाज रिलेटेड विद। तो ये किससे रिलेटेड है? तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए। ओके, जो चंद्रगुप्तास के अगर म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें जो कि इनकी इंपीरियल कैपिटल में थी, वो बेस्ड थी ऑन अ वाइज एंड साउंड सिस्टम में। और मेगास्थनीज ने मेंशन किया है टाउन ऑफिशियल को एज एन अस्ट्रोनोमी। नेक्स्ट जो है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, किस रूलर ने फाउंड करी है? तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये और इसका आंसर जो है यहां पे देखें कुमार गुप्ता फर्स्ट। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। सो नालंदा यूनिवर्सिटी तो स्टैब्लिश किया था शक्रादित्य, जिनको हम कुमार गुप्ता भी कहते हैं, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के हैं और मॉडर्न बिहार में ये लोकेटेड है इन द अर्ली 5th सेंचुरी। और ये फ्लरिश करा था फॉर 600 इयर्स टिल द 12th सेंचुरी। जो नालंदा है इट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जहां पे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी होते थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट है जहां पे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी होते थे फॉर बोथ स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ओके, साथ ही साथ अगर हम देखें इट्स आल्सो हैड लार्ज पब्लिक लेक्चर्स हॉल्स होते थे। यहाँ पे जो स्टूडेंट होते थे वेरियस अदर कंट्री से आते थे सच एज कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, इवन पर्शिया एंड टर्की से भी आते थे स्टडी करने में इस यूनिवर्सिटी में। यहाँ की लाइब्रेरी जो है इस यूनिवर्सिटी की वो लार्जेस्ट लाइब्रेरी थी ऑफ द एशियन वर्ल्ड। तो जो लाइब्रेरी थी, लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द एशियन
वर्ड उसको कंसिडर किया जाता है, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी और जो कि रेंज करती थी वेरियस सब्जेक्ट से, चाहे वो ग्रामर हो, लॉजिक हो, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इवन मेडिसिन। ओके, साथ ही साथ जो लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स था उसको कहते क्या थे, उसको हम कहते थे दैट इज दी धर्मगंज। साथ ही साथ वहां पे 3 लार्ज बिल्डिंग्स भी थी जो अलग अलग नाम से जानी जाती थी। रत्ना सागरा फर्स्ट बिल्डिंग, रत्नाधरी सेकेंड बिल्डिंग एंड रत्नाराजन का थर्ड बिल्डिंग। अभी जो रत्नाधरी थी उसमें 9 स्टोरीज थी और वो टॉल थी और जिसमें स्टोर किया जाता था मोस्ट सेक्रेट मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंक्लूडिंग दी प्रश्नपरिता सूत्र और समझ खोया। और इन 2010 में जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने पास किया था एक बिल कि अप्रूव करने का कि इसको जो प्लान था कि रिस्टोर किया जाए एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी को एज ए मॉडर्न नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि डेडिकेटेड होगा फॉर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च वर्क के लिए। और साथ ही साथ मैनी जो ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग चाइना, सिंगापुर, जापान, वो भी आगे आए थे ताकि वो फंड कर पाए कंस्ट्रक्शन ऑफ या फिर रिवाइवल ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए। अब इसको हम बात करते हैं कि कैसे इसको सेक्ट किया गया था। तो बख्तियार खिलजी तो थे, उन्होंने सेक्ट किया था इस यूनिवर्सिटी को। बख्तियार खिलजी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था इस बिल्डिंग को, ठीक है ना। और इट वॉज इन द ईयर 1860 जो ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने आइडेंटिफाइड किया था इस साइट को एज ए नालंदा यूनिवर्सिटी। एंड इन द ईयर 1915 से लेकर 16 जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ऑफ इंडिया है उन्होंने बिगिन किया था एक्सकवेशन ऑफ दिस साइट। लेकिन आज के टाइम पे भी जो इतना भी एक्सकवेशन हो पाया है इस डेट तक, तो सिंपली ओनली अ स्मॉल पार्ट जो एंटायर साइट का है वो हम जानते हैं उसको, और लार्जर पार्ट जो है या फिर जो रूइंस है वो है बीनीथ एग्जिस्टिंग जो विलेजेस है उस पे, वहां पे एक्सकवेशन करना पॉसिबल नहीं है, जो कि अनलाइकली टू बी रिवील्ड है। ओके, तो लेस इंफॉर्मेशन हमको पता चली है। 10th क्वेश्चन, इन दिल्ली सल्तनत मेंबर्स ऑफ द चहलगानी बिलोंग्स टू। अब अगर आपको चहलगानी का मीन्स पता होगा, ठीक है, तो इसको तुर्क ए चहलगानी कहते हैं या तुर्गान ए चहलगानी भी कहते थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट है तो वो तो आंसर मिल जाएगा हमको सी। इल्तुतमिश जो थे वो रियल फाउंडर थे ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, उन्होंने इसको फाउंड किया था, दैट इज द चालीसा, जिसको तुर्क ए चहलगानी भी कहते थे या फिर चहलगानी सिस्टम भी कहते थे। इसमें क्या होता था, इट्स अ ग्रुप ऑफ 40 नॉबल्स होते थे who played an important role, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत को करने में काफी हेल्प करते थे। और इट वॉज सेलेक्टेड बॉडी होते थे टर्किश नॉबल्स के। तो इस तरीके से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दी सी, टर्क से ये रिलेटेड है टर्मिनोलॉजी। 14 क्वेश्चन, पैलेस ऑफ टर्किश सुल्तान इज सिचुएटेड एट, तो ये कहां पे सिचुएटेड है, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज डी, फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है फ्रॉम फतेहपुर सिकरी रेलवे स्टेशन। जो टर्किश सुल्तान हाउस है वो सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे। ओके, और सिंपली अगर हम कहें तो यहाँ पे ऑफ अनूप तलाव जो कि इनसाइड द कॉम्प्लेक्स है फतेहपुर सिकरी फोर्ट का, और इसको हम अनूप तलाव पवेलियन के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको बिल्ड किया गया था रेड सैंडस्टोन में। साथ ही साथ जो इसका एक्सटीरियर था, इंटीरियर ऑफ जो पैलेस था वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुली ऑर्नामेंटेड था। इसमें वेरियस कार्विंग्स का यूज किया गया था और यहाँ पे एक बालकनी भी थी ऑन ईस्ट साइड। इसको ये बिलीव किया जाता है कि ये जो बिल्डिंग है वो होम थी ऑफ 2 टर्किश क्वींस ऑफ अकबर, जो की थी एक सलीमा सुल्तान बेगम और जो दूसरी थी दैट इज द रुकैया बेगम। और ये भी कहा जाता है कि इट वॉज प्रोबेबली यूज्ड एज अ प्लेजर पवेलियन बाय द टर्किश क्वींस, जो कि अटैच थे इस पॉन्ड से। सो देयर इज अ स्क्वायर बिल्डिंग थी जो कि इरेक्टेड थी वहां पे, और इस थी यहाँ पे फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स वेरियस थे। मेन चैम्बर की अगर हम बात करें इज द वन अमंग द रिचली ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर था जो कि हरम कॉम्प्लेक्स का था। साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर था वो कंप्राइज करता था रिचली कार्व्ड पैनल्स, प्लास्टर्स होते थे, कॉलम्स होते थे, वेरियस ब्रैकेट्स भी होते थे, और साथ ही साथ इसको कनेक्ट किया जाता है टू द ग्राउंड फ्लोर जो कि रिलेटेड था ख्वाब बाग कॉम्प्लेक्स से थ्रू अ वेरेंडा, जहां पे अगर बात करें तो पोर्टिको इन द वेस्ट होता था। वो जो वेरेंडा था और जो पोर्टिको है वहां पे स्टोन स्क्रीन्स होती थी जो कि लेटेस्ट वर्क से उसको इंग्रेव किया जाता था। Next is the 12th question. In which its sessions all India Muslim League had openly opposed the civil disobedient movement? तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के सेशन की बात कर रहे हैं हम कि मुस्लिम लीग के ऐसा कौन सा सेशन था जिसने अपोज किया था ओपनली सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को, ओके, ना कि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम इसके सेशन को देखेंगे, उसके बाद जो मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, इलाहाबाद सेशन।
ओके, वन बाय वन देखते हैं। तो अमृतसर सेशन जो था वो हुआ था मुस्लिम लीग का 1908 में, और इसका जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर सैयद अली इमाम। वो डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स एंड दिस वाज कंसीडर्ड टू देम, जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था 1909 में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाहौर सेशन की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो रिवाइव हुई थी अंडर मोहम्मद अली जिन्ना इन 1924। एक सेशन हुआ था, दैट इज द लाहौर सेशन। ओके, सो इस सेशन में जो मुस्लिम लीग थी फर्स्ट टाइम मिली थी सिंस 1918। तो ये जो सेशन था एक तरीके से देखता है कि ये न्यू डिमांड फॉर द मुस्लिम लीग, जहां पे वो लोग आस्क कर रहे थे फेडरेशन की, उनके पास फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए सो दैट वो प्रिजर्व कर पाए अपनी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, जो कि उनको लगता था कि वो डेंजर हैं फ्रॉम हिंदू से। ये जो डिमांड थी रिमेन सो सेपरेट इलेक्टोरेट, ये कंटिन्यू रही थी 1940s तक, आफ्टर विच दे वांटेड नथिंग लेस देन द सेपरेट स्टेट, दैट इज द पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट जो है इलाहाबाद सेशन की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद सेशन जो था ये 25th एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ठीक है, और ये कब था, दैट इज इन दिसंबर 1930 में। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइज करता है हमारे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के टाइम से। इलाहाबाद ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इस एड्रेस में जो मोहम्मद इकबाल थे उन्होंने आउटलाइन किया था विजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो एक इंडिपेंडेंट जो स्टेट का जो विजन था इस सेशन में आया था, इंडिपेंडेंट स्टेट का विजन। ओके, और वो इंडिपेंडेंट स्टेट जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस रहेंगी इन दी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो 10 इस तरीके से अगर हम देखें तो ये फर्स्ट पॉलिटिशियन थे टू आर्टिकुलेट व्हाट, अगर हम जिसको कहें दैट इज द टू नेशन थ्योरी, कि जो मुस्लिम्स हैं वो उनका डिस्टिंक्ट नेशन होना चाहिए और 10 डिजर्व पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम अदर रीजन, साथ ही साथ कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। ये जो एड्रेस था इसमें अल्मा इकबाल जो थे उन्होंने एक ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन भी दिया था, जो कि इनर फीलिंग थी मुस्लिम ऑफ इंडिया की। उन्होंने नरेट किया था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम को और जो लॉयल्टीज थी ऑफ मुस्लिम्स की टू देयर फेथ के लिए। साथ ही साथ इन्होंने इसमें आइडिया दिया था कॉन्सेप्ट अबाउट अ सेपरेट होमलैंड। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट स्टेट की बात करें तो सेपरेट होमलैंड होगा इन दिस एड्रेस, बिकॉज जो मुस्लिम्स थे वर अ नेशन एंड हैड अ राइट दैट दे गॉट द आइडेंटिफिकेशन एंड अपनी जो लाइफ्स हैं वो इस तरीके से इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो लोग कंटिन्यू करें। सो ड्यू टू दीज रीजंस ही एक्सप्रेस हिज थॉट इन हिज एड्रेस, उन्होंने किया था। बाद में ये जो लखनऊ सेशन है मुस्लिम लीग का, यहां पे होता है 1937 का, तो ये भी हमारे टाइम पीरियड से मैच नहीं करता है। इस सेशन में अगर हम देखें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल है दैट हैज एवर टेकन प्लेस अभी तक इसके एग्जिस्टेंस में। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट लीडरशिप थे ऑफ द कांग्रेस के, स्पेशली ड्यूरिंग जो लास्ट 10 ईयर्स थे, वो उनको कंसिडर किया गया था कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एलिमिनेटिंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया मोर एंड मोर बाय परस्यूइंग द पॉलिसी जो कि एक्सक्लूसिवली हिंदूज के लिए मीन कर रही है और उनके इंटरेस्ट को फोरफ्रंट लेके आ रही है। ओके, बिकॉज वो क्या थे, हिंदूज मेजोरिटी में थे। साथ ही साथ दे बाय देयर वर्ड्स, डीड्स एंड प्रोग्राम शोन मोर एंड मोर जो मुस्लिम्स थे कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी जस्टिस या फिर कोई फेयर प्ले हो एट देयर हैंड्स, कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जो हिंदूज है हमेशा वो अपर हैंड पे रहेंगे और मुस्लिम्स को लोअर हैंड में रखा जाएगा। वेरेवर देयर वर इन मेजॉरिटी एंड वेरेवर इज सिचुएटेड देम दे रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द मुस्लिम लीग्स पार्टीज, और साथ ही साथ डिमांडेड अनकंडीशनल सरेंडर्स एंड द साइनिंग ऑफ देयर प्लेजेस। तो ये लखनऊ सेशन था। सारे सेशन हमने देख लिए। जो मोस्ट प्रोबेबल सेशन लग रहा है जो टाइम पीरियड के साथ मैच भी कर रहा है, दैट वाज द सेशन ऑफ 1930। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आगे लेक्चर में आएंगे, तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and thank you very much for watching this. Have a good day.